देखिए निश्चित रूप से पहले जो पैटर्न होता था कि पीटी पास करने के बाद फिर हम लोग मेंस की करते थे, वो अब पैटर्न नहीं चलेगा। आपको साथ में ही होलिस्टिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री का जो मेंस का प्रोस्पेक्टिव है वो करना पड़ेगा। आपने पॉलिटी पढ़ा तो उसका जो मेंस का प्रोस्पेक्टिव है वो भी पढ़ना पड़ेगा। मेंस का एग्ज़ाम सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम नहीं है, पहले तो कंटेंट आपको डेवलप करना है। कंटेंट डेवलप करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना सीखना है। लिखने के बावजूद आप कितना बेहतर लिखते हैं, लिख के तो सभी लोग आते हैं, सिलेक्शन सभी लोग का नहीं होता। नहीं, किसी तरह पीटी अब निकालने से नहीं होगा, जिस तरीके का लास्ट ईयर का नेचर रहा है, आपको तो ठोस पढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे जो कि उस तरीके से वन लाइनर पढ़ रहे होंगे। अगर वन लाइनर अभी भी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है। प्रीलिम्स के अंदर कई सारे चेंजेस आ चुके हैं। प्रीलिम्स का जो नेचर है वो काफ़ी बदल चुका है। इनफैक्ट प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस का नेचर, या यूँ कहें कि पूरे बीपीएससी का नेचर जो काफ़ी बदल चुका है, और यह पूर्णतः यूपीएससी के पैटर्न की ओर जा रहा है। इधर टेस्ट दे रहे हैं, उधर टेस्ट दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम को बचाएँ और अपना रिवीजन नोट्स पे दें। हाँ, लेकिन एकदम छोड़ने से भी नहीं है। एटलीस्ट 1 या 2 टेस्ट आप अगर वीक में देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब जो है ना वो माइन्यूट एनालिसिस का टाइम बच गया है। अब ये नहीं कि होलिस्टिक नहीं, अब माइन्यूट एनालिसिस का टाइम बच गया है, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। तो आपको एनालिटिकल पावर को डेवलप करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और कोट्स बनाने पड़ेंगे, कोट्स देखने पड़ेंगे, इनफैक्ट उसको याद करना पड़ेगा। एंड आपको उसके लिए केस स्टडीज चाहिए। तो जीएस 2 के जो 3 सेक्शंस है, लाइक कि पहले पॉलिटी हो गया, दूसरा आपको इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी ज्योग्राफी हो गया, थर्ड जो हो गया साइंस, ये काफ़ी डायनेमिक नेचर का है। तो आपको चीज़ों को जैसे टॉपिक्स हुए उन टॉपिक्स को अपने सिलेबस के साथ मैच करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक स्कीम आया, तो वो स्कीम कहाँ पे जाएगा? फूड सिक्योरिटी में जाएगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएगा, कहाँ जाएगा? उसके साथ-साथ आप उसको जोड़ते जाएँ। अपने आप को एक लिमिटेड करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, पढ़ाई तक सीमित करना पड़ेगा, और थॉट्स को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। खुद को सीमित करते हुए थॉट्स को अनलिमिटेड करें, डेफिनिटली तभी आपका सिलेक्शन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 69वीं बीपीएससी की परीक्षा 30 सितंबर से ली जाने वाली है। पहली बार ये परीक्षा जो है अन्य बीपीएससी के पीटी की तर्ज पर अन्य परीक्षाओं को सम्मिलित करके लिया जाएगा। और आपको बता दें कि अब जो है 2 महीने के आसपास समय बचा हुआ है। सारे लोगों का, सारे कैंडिडेट्स का ध्यान जो है बिहार में होने वाले इस महीने शिक्षक भर्ती पर केंद्रित है। लेकिन इन सब से इतर बताएं आपको, 30 सितंबर को बीपीएससी का 69वीं का पीटी होना है। तैयारी के लिए समय कम बचा हुआ है। जो फ्रेशर्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बीपीएससी का अगर हम पैटर्न देखें तो पिछले 1 सालों में काफ़ी बदल चुका है। काफ़ी नवीन प्रयोग बीपीएससी के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं परफेक्शन कोचिंग के डायरेक्टर और शिक्षक चंदन प्रिय सर। इनसे जानेंगे हम कि 69वीं के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी अपने आप को काफ़ी बदल चुका है, लगातार बदल रहा है। तो छात्रों को भी किस तरह से अपनी रणनीति को बदलनी चाहिए, किस तरह अपना पढ़ाई को बदलना चाहिए। सर, आपसे पहला यही प्रश्न है कि देखा जाए तो आज सर 31 जुलाई है, 2 महीना बचा हुआ है। क्या रणनीति होनी चाहिए, और 4 तरह की अन्य परीक्षाओं को जोड़कर ये लिया जा रहा है। अपने आप में कैसा परीक्षा होगा, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, सर बताते हैं इस पर। नमस्कार आदेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो बीपीएससी 69 का जो पेपर होना है, इस पेपर के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो कई सारे सर्विसेज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो डेफ़िनेटली जो प्रीलिम्स होगा, वो पहले से थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, थोड़ा ज़्यादा टफ होने की संभावना है। ऑलरेडी अगर हम लोग देखें तो प्रीलिम्स के अंदर कई सारे चेंजेज़ आ चुके हैं। प्रीलिम्स का जो नेचर है, वो काफ़ी बदल चुका है। इनफैक्ट प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस का नेचर, या यूँ कहें कि पूरे बीपीएससी का नेचर जो काफ़ी बदल चुका है, और यह पूर्णतः यूपीएससी के पैटर्न की ओर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रिपरेशन है वो भी उसी पैटर्न पे करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अभी तक जितने भी सीरियस अभ्यर्थी हैं, वो सभी अभ्यर्थी इसी पैटर्न पे चल रहे होंगे और इसी पैटर्न पे वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट कुछ बातें हैं जो कि मैं अपने अभ्यर्थियों के साथ शेयर करना चाहूँगा, कि जो पूरा तैयारी होता है वो तैयारी 3 चरणों से गुज़रता है। सबसे पहला जो चरण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी, एंड मोस्ट ऑफ द सीरियस कैंडिडेट जो हैं वो इस चरण से पास कर चुके होंगे। उन्होंने लगभग अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। दूसरा जो चरण है उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस और रिवीजन।
प्रैक्टिस एंड उसका थर्ड जो है रिवीजन। रिवीजन और प्रैक्टिस ये कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली दोनों साथ में चलता रहता है और यहीं पर जो है ना अभ्यर्थी थोड़े लैग करते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोगों को लगता है कि एक बार हमने पढ़ लिया, 2 बार हमने पढ़ लिया, हमारा प्रिपरेशन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब तक एक सब्जेक्ट को 3 बार, 4 बार, 5 बार और अपना एक प्रॉपर नोट्स के साथ अपने जो फुडर्स हैं, अपने जो नोट्स हैं, उसको जब तक आप कांस्टेंट नहीं करेंगे और कंटिन्यूअसली उसको जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होगा और एग्ज़ाम में 2, 4, 10 क्वेश्चन का कन्फ्यूज़न होना एक आम बात हो जाती है और उसके कारण क्या होता है, कई अभ्यर्थी जो कि काफ़ी सीरियस कैंडिडेट हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से बोलना चाहूँगा कि अभी जो लास्ट 2 महीने का समय बचा हुआ है, इस समय में पूरे तरीके से अपने आप को रिवीजन के लिए झोंक दें और रिवीजन के साथ-साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। आप कोई भी टेस्ट पेपर ले सकते हैं, हमारे यहाँ भी जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, आप उसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने जॉइन किया हुआ है, उसको भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप क्या करें, मैं सभी अभ्यर्थियों को 2 चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे करना है, क्या आप लोगों को फ़ोकस करना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात क्या कि जो रिवीजन अपना करना है, इस रिवीजन के अंदर ये जो अपना रिवीजन करना है, इस रिवीजन के अंदर आप क्या करें कि अपने अपने पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें, ठीक है? एंड हर सब्जेक्ट को डिवाइड करने के बाद हर सब्जेक्ट को एक-एक वीक आप देते जाएँ और एक ऐसा टॉपिक्स का लिस्ट तैयार करें, जो कि सभी अभ्यर्थियों को वो क्या होता है कि वो टॉपिक हमेशा उनको मुश्किल में रहते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसे फैक्चुअल डाटाज़ हैं, जो कि बराबर आपको दिक्कत हो जाता है। तो आप ऐसे सारे लिस्टों को तैयार कर लें और जो ऐसे डाटाज़ हैं जो कि आपको हमेशा मुश्किल होता है, उसको आप हर वीक में रिवाइज़ करें और साथ के साथ एक-एक सब्जेक्ट को वीक रिवाइज़ करते जाएँ, तो डेफ़िनेटली क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रिवीज़न एंड प्रैक्टिस 2 सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बचे हुए हैं। आपने स्टडी कर लिया है, अब रिवीज़न और प्रैक्टिस 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बचे हुए हैं। पूरा अपना एनर्जी, पूरी अपनी ताकत झोंक दें रिवीज़न के लिए और प्रैक्टिस के लिए, डेफ़िनेटली आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। सर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपने कहा स्टडी सर। स्टडी में जैसा क्वेश्चन देखा गया 68वीं में, सब कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन रहा और ऐसा क्वेश्चन रहा जो सामने से देखने में लगा कि एकदम बड़ा ही फैक्ट वाला है, लेकिन उसका जब बाद में उसका जो ये दिया गया है एनालिसिस आयोग के द्वारा जो दिया गया, वो अलग था। तो कितना डीपली सर उसके लाइनों को पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को? देखिए डेफ़िनेटली विदाउट आप एनसीईआरटी को पढ़े आप सिविल सर्विसेज़ का प्रिपरेशन अगर सोच रहे हैं, तो ये एक तरीके की बेईमानी है। आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो बेस तो वही होता है। आप किसी भी अभ्यर्थी से पूछें जो सिलेक्टेड हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, एट लीस्ट शुरुआत में उन्होंने 1 या 2 बार एनसीईआरटी तो पढ़ा ही है। तो विदाउट उसको पढ़े हुए अगर आप चाह रहे हैं कि सुपरफिशियल करें, तो हो सकता है आपका किसी भी हालत में प्रीलिम्स किसी भी तरीके से निकल जाए, तो मेंस में रुकेगा। मेंस अगर वो बहुत आपकी किस्मत अच्छी रही, फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विदाउट उसको पढ़े हुए तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा है मैंने कहा कि जो स्टडी तो स्टडी में वो एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। विदाउट उसको इंक्लूड किए हुए आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आपने प्रिपरेशन भी करा है। तो पहले उसको शामिल करें, उसके बाद जो आपके बेसिक नोट्स हैं आप सबसे पहले क्योंकि अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं रहा, जो बात है सो आपको इस समय वह टाइम है कि आप मैक्सिमम अपना टाइम अपने नोट्स के ऊपर दें, जो आपने पढ़ा है, जिसके ऊपर फ़ोकस किया है और उसको रिवाइज़ करते जाएँ। करेंट अफ़ेयर्स को बहुत अच्छे से देखें, साइंस को क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। साइंस को पूरे अच्छे तरीके से फ़ोकस करें। इसके अलावा जो आप बिहार स्पेशल है, इसमें आप देखेंगे कि कई बुक्स में डेटाज़ जो हैं वो अलग-अलग दिए हुए हैं, तो बिहार स्पेशल को फ़ोकस करें और इन सभी को फ़ोकस मॉडर्न हिस्ट्री तो डेफ़िनेटली है ही एक बहुत बड़ा सेगमेंट। इन सभी को फ़ोकस करते रहें और एट लीस्ट 2 बार इन सभी को अभी से भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एट लीस्ट 2 बार रिवाइज़ करते जाएँ, करके ही जाएँ और एक ऐसा ग्रुप ऑफ टॉपिक्स को लिस्ट कर लें, जो कि आपका वीक है। सबका वीक होगा ये ज़रूरी नहीं, आपका वीक है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरा जो ये एक्ट्स वाला क्वेश्चन होता था ना, वो हमेशा गलत हो जाता था। तो मैंने क्या किया हुआ था कि हर वीक उसको रिवाइज़ करने के लिए रखा हुआ था। ऐसे ही जो कई सारी परियोजनाएँ होती हैं, उन परियोजनाओं में रिवर्स का मेरा थोड़ा मिसमैच हो जाता था। तो वो मैं उन सभी चीज़ों का एक लिस्ट मैंने बना के रखा हुआ था। कहाँ पे रिसोर्सेज़, मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, उसका मैंने एक लिस्ट बना के रखा था कि उसको तो मुझे हर वीक पढ़ना ही पढ़ना है। तो रिवीज़न का
भी 2 तरीका है। एक एक रिवीजन है आप होलिस्टिक रिवीजन करें और दूसरा जो रिवीजन है वो क्या है, वो है आपका कि टॉपिक बेस्ड रिवीजन कि आपका ये टॉपिक आपका आपका ज्योग्राफी रिवाइज़ हो गया, आपका हिस्ट्री रिवाइज़ हो गया, लेकिन हिस्ट्री में ये टॉपिक आपका हमेशा दिक्कत रहता है। तो वो टॉपिक बेस्ड रिवीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सारे सब्जेक्ट से निकाल लें और उसका एक लिस्ट तैयार कर लें। 20-25 टॉपिक्स होगा और उसको हर वीक में रिवाइज़ करते जाएँ। डेफिनिटली आपको जो क्वेश्चन फॉर्मिंग ज़ोन है, उसको तैयार करें। डेफिनिटली वहाँ से क्वेश्चन्स भी आते हैं और आपके गलत हो जाते हैं। अब जो है ना वो माइन्यूट एनालिसिस का टाइम बच गया है। अब ये नहीं कि होलिस्टिक नहीं, अब माइन्यूट एनालिसिस का टाइम बच गया है क्योंकि अब कॉम्पिटिशन कंटीन्यूअसली अब देख रहे हैं बढ़ रहा है। सीट्स भी इसमें बढ़े हैं। तो डेफिनिटली सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो एस्पिरेंट्स वो अब पूरे तरीके से इसमें डेडिकेटेड हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स को लेके प्रश्न है। करंट अफेयर्स में सारे कैंडिडेट जब हम लोग तैयारी करते थे, अंतिम 1 हफ्ता के लिए रखते थे, कोई गाइड लिए या कोई आता था स्पीडी ये सब टाइप का, वन लाइनर जो है उसको रट लिए। पीटी तो पास कर जाते थे। लेकिन सर जो 67वीं 68वीं जो मेंस हुआ है, क्या वो वन लाइनर मेंस के समय काम करता है कि नहीं? क्या सर शुरुआत में ही पीटी से पहले ही अब क्या ज़रूरी है कि हम करंट अफेयर देखें तो उसके और भी पार्ट जो है उसका एक्सप्लेन किया हुआ उसको भी पढ़ें, ये कितना ज़रूरी है? बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। करेंट अफ़ेयर्स अब एक सिर्फ़ अब इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं रह गया है। करेंट अफ़ेयर्स एक एनालिसिस बेस्ड टॉपिक है। एनालिसिस बेस्ड का मतलब क्या कि उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? अगर कोई इवेंट हुआ, कोई मान लीजिए कि प्रोग्राम आया, कोई इनिशिएटिव आया, तो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? उसका उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? अब ज उसका एथिकल इम्पैक्ट, उसका टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। पहले की जो था कि हाँ, आपको वो करंट अफ़ेयर्स में भी वो आता था कि हाँ, पहले से पढ़ा हुआ चीज़ें हैं, उसके उसकी प्रकृति बताइए, उसका नेचर बताइए, वो अब नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा-सा एनालिटिकल होना पड़ेगा, चीज़ों को सोचना सीखना पड़ेगा, समझना सीखना पड़ेगा और मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि आपको अब अपने आप को एक लिमिटेड करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, पढ़ाई तरफ तक सीमित करना पड़ेगा और थॉट्स को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। खुद को सीमित करते हुए थॉट्स को अनलिमिटेड करें, डेफ़िनेटली तभी आपका सिलेक्शन सर पीटी 30 अगस्त को है, मेंस 9 दिसंबर को कहा जा रहा है, 4 महीना देखा जाए तो समय बच रहा है। 30 सितंबर पीटी और मेंस जो है 9 दिसंबर को है सर। तो क्या सर मेंस में जो है 2 महीना समय है लगभग, तो सर क्या लगता है कि 2 महीना में जो अभी बीपीएससी का मेंस जो पूछा है 68वीं खासकर देखिए, 2 महीना में तैयारी हो सकता है कि आज से ही उसका रणनीति बनाते हुए चलना पड़ेगा? देखिए निश्चित रूप से पहले जो पैटर्न होता था कि पीटी पास करने के बाद फिर हम लोग मेंस की करते थे, वो अब पैटर्न नहीं चलेगा। आपको साथ में ही होलिस्टिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री का जो मेंस का पर्सपेक्टिव है, वो करना पड़ेगा। आपने पॉलिटी पढ़ा तो उसका जो मेंस का पर्सपेक्टिव है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। पहले होता था कि हम एकदम इंडिविजुअल पीटी पढ़ लिए, इंडिविजुअल मेंस पढ़ लिए, सो नहीं। आप देखेंगे कि हम लोग क्लासरूम में भी उसी अप्रोच के साथ लेकर चलते हैं। इकोनॉमी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा तो उसके भी मेंस के अप्रोच को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। डेफ़िनेटली तभी हो पाएगा अदरवाइज़ 2 महीने में मेंस का एग्ज़ाम सिर्फ़ मेंस का एग्ज़ाम नहीं है। पहले तो कंटेंट आपको डेवलप करना है। कंटेंट डेवलप करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना सीखना है। लिखने के बावजूद आप कितना बेहतर लिखते हैं, सब लिख के तो सभी लोग आते हैं। सिलेक्शन सभी लोगों का नहीं होता है। कौन बेहतर लिखता है, वो आपको समझना है। इसके कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को समझना है। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर एनालिसिस और कहीं पर क्रिटिकली एनालिसिस लिख दिया, तो चीज़ें आंसर्स जो हैं उसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो पढ़ लेने और लिख लेने के बीच में भी एक गैप होता है। वो आपको आंसर्स को चेक कराना होगा, कैसे लिखना है वो समझना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आप 2 महीने में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस एक बार प्रिपरेशन करते रहें और ये जो 2 महीने, ढाई महीने का टाइम मिलता है, इसमें आप क्या करें, अपने आंसर्स को एनरिच करें। अपने आंसर्स को लिखना सीखें, उसकी क्वालिटी बढ़ाएँ। अगर आप उस समय कंटेंट डेवलप करेंगे तो बड़ा मुश्किल वाली तो बात सर है। ये सबसे जो मैं भी देता था और मैं देखता भी हूँ मेंस में, सेकंड पेपर सर, सेकंड पेपर जो हो जीएस का है, वो समझिए तो आपके ज्ञान का मेन परख उसी में होता है। इंटरनेशनल रिलेशन होता है, फिर से जो व्यावहारिक जो पॉलिटी है उससे संबंधित होता है। फर्स्ट पेपर तो लगभग लोग गेस हो जाता है, लोग समझ लेते हैं कि क्या लिखना है। सेकंड पेपर ही सर वास्तविक आपके ज्ञान और एनालिसिस और लिखने की क्षमता का उसमें परीक्षण होता है। तो सर उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी आज से ही रखना पड़ेगा क्योंकि 2 महीना में नहीं हो पाएगा।
और सर दूसरा एस्से को लेकर, एस्से नया चीज़ हुआ है, दूसरी बार आज मेंस में पूछा जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा चीज़ बोला कि जीएस-2 जीएस-2 काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, डायनेमिक है। तो डायनेमिक है तो डेफ़िनेटली आपको हमेशा उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा। जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं, उन करंट इवेंट्स को चीज़ों के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक स्कीम आया, तो उस स्कीम को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो जीएस-2 के जो 3 सेक्शंस हैं, लाइक कि पहले पॉलिटी हो गया, दूसरा आपको इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो गया, थर्ड जो हो गया साइंस, ये काफ़ी डायनेमिक नेचर का है। तो आपको चीज़ों को जैसे टॉपिक्स हुए, उन टॉपिक्स को अपने सिलेबस के साथ मैच करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक स्कीम आया, तो वो स्कीम कहाँ पे जाएगा? फूड सिक्योरिटी में जाएगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएगा, कहाँ जाएगा? उसके साथ-साथ आप उसको जोड़ते जाएँ और जब मैं नोट्स कराता हूँ, क्लासेज़ में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप देखते होंगे कि मैं मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक टॉपिक पढ़ा है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को बताता हूँ। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और फिर उसके साथ मैं गवर्नमेंट के स्कीम्स बताता हूँ कि गवर्नमेंट का स्कीम इससे रिलेटेड क्या-क्या है और फिर मैं उसका इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव की जिसको कि आगे की राह बोलते हैं, उसको बताता हूँ। तब आपको जब तक आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं प्रिपरेशन करेंगे, तो दिक्कत होने वाली है। और इससे तो काफ़ी डायनामिक है, आपने देखा भी लास्ट ईयर भी देखा और आपने ही कवर किया था आप क्या कि जो हमने बताया था, वो डायरेक्टली क्वेश्चन्स आए थे, आपने देखा भी था। तो एस्से का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफिकल नेचर का है एंड अगर आप बेसिक्स ऊपर-ऊपर से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको मुश्किल होगा। फिलॉसफिकल नेचर है, आपको एनालिटिकल पावर चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए और आपने देखा कि जो तीनों ही सेक्शन हैं, तीनों ही सेक्शंस के अंदर आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो फिलॉसफिकल बेस्ड आ रहे हैं। तो आपको एनालिटिकल पावर को डेवलप करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और कोट्स बनाने पड़ेंगे, कोट्स देखने पड़ेंगे, इनफैक्ट उसको याद करना पड़ेगा एंड वो आपको उसके लिए केस स्टडीज़ चाहिए, जो कि क्लासेस के अंदर भी मैं कराता हूँ कि केस स्टडीज़ आपको हर टॉपिक से रिलेटेड जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, तो उससे संबंधित आपको कोट्स चाहिए, उससे संबंधित केस स्टडी चाहिए। मान लीजिए आदिवासी ट्राइबल्स एरिया से रिलेटेड है, तो उससे संबंधित चाहिए। आपको फिलॉसफिकल चीज़ों में देखें तो कर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, आत्मा से संबंधित, इन सारी चीज़ों का आपके पास कोट्स होना चाहिए, आपके पास केस स्टडीज़ होनी चाहिए और आपके पास सबसे बड़ी बात है डायमेंशन होना चाहिए। जब तक डायमेंशन नहीं होगा, तब तक आप आंसर्स को नहीं लिख पाएँगे। तो इतना ही चीज़ें हैं, अदरवाइज़ तो क्लासेस के अंदर मैं बोलता ही रहता हूँ, बताता ही रहता हूँ बट इस सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग देखें, तो निश्चित रूप से सफलता के चांसेस बढ़ जाएँगे। सर ये एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सर ये अभी 2 महीना बचा हुआ है। क्या छात्रों को आप सलाह देंगे कि अब वन लाइनर पढ़ें या फिर उसका एक्सप्लेन भी किया हुआ जो है मीन्स कहने का मतलब है कि ठोस जो मटेरियल होता है, जिसके बारे में हर एक टॉपिक को लेकर उसके बारे में कम से कम 10 लाइन दिया हो जानकारी, वैसा पढ़ना है या किसी तरह पीटी निकालना है? नहीं, किसी तरह पीटी अब निकालने से नहीं होगा, जिस तरीके का लास्ट ईयर का नेचर रहा है, आपको तो ठोस पढ़ना ही पड़ेगा और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे, जो कि उस तरीके से वन लाइनर पढ़ रहे होंगे। अगर वन लाइनर अभी भी पढ़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज़ चमत्कार तो कहीं भी हो सकता है, बट मेरा मानना है कि अभी जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे, वो ठोस तरीके से ही पढ़ रहे होंगे, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया होगा और अब तो वो प्रैक्टिस मोड में होंगे, रिवीजन मोड में होंगे, तो वन लाइनर से तो नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थी कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वो पूरे अभी मैं ये बोलूँगा कि अभी आकर अब आपको मेथड चेंज करने की या फूडर चेंज करने की या आपके जो नोट्स हैं उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइम में आकर आपको बस रिवीजन की आवश्यकता है और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। लगता है बहुत सारा चीज़ लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो बार-बार रिवीजन करता है। ये ने बार-बार रिवीजन। सर अंतिम प्रश्न है, सर 6वीं मेंस का रिजल्ट अगस्त में आने वाला है। बहुत बड़ी बहाली थी, ज़्यादा लोग उसमें इंटरव्यू के लिए भी कॉल किए जाएँगे। उसके बाद फिर से कुछ महीने बाद ही 68वीं मेंस का भी रिजल्ट आएगा। यानी कहने का मतलब यूपीएससी में अब अंतिम साल में हो सकता है इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू वाले छात्रों को आप क्या कहेंगे? उनके इंटरव्यू के लिए फिर 30 सितंबर को लेकर भी? हाँ, बिल्कुल आपको अपने आप को अभी थोड़ा बैलेंस रखना है और क्योंकि इंटरव्यू भी आने वाला है, आपका प्रीलिम्स भी है और प्रीलिम्स भी इस तरीके का है कि प्रीलिम्स के अंदर कॉम्पिटिशन और बढ़ रहा है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना है और इंटरव्यू एक अलग अप्रोच है और आपका जो प्रीलिम्स है उसका अलग अप्रोच है। बट कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि आपका करंट अफेयर्स का करंट इवेंट्स का चीज़ हो गया। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको तो आप अभी से पढ़ते जाएँ, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी अगर आपको लग रहा है कि आपने मेंस काफ़ी अच्छा दिया है,
तो इंटरव्यू के लिए भी धीरे-धीरे अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, थोड़ा-थोड़ा अपने आप को देखते रहें, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम उसके अंदर डेडिकेट करते रहें और निश्चित रूप से आप दोनों को बैलेंस कर पाएँगे क्योंकि आप पहले भी प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, मेंस निकाल रहे हैं। तो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर क्षमता है, इसलिए आपने किया है, आपने पढ़ा है इसलिए आपने किया है। तो निश्चित रूप से आप थोड़ा और करें, थोड़ा और लोगों से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। 1-2 घंटा देना है, अरे यार लाइफ़ के लिए कर ही सकते हैं, है ना? इसमें तो कुछ है नहीं। आप निश्चित रूप से करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। आप लोग अच्छा करें, अच्छा पढ़ें और सफलता का परचम लहराएँ। सर एक अंतिम प्रश्न सर, 442 सीट है। छात्र बड़े ही मायूस हो जा रहे हैं कि 38वीं में 324 सीट रहा, 69वीं में सीट कम रहा। तो सीट कम सर क्या सर? ये अब इस कारण से बहुत छात्र मायूस हो जाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए मायूस क्योंकि एक अभ्यर्थी के तौर पर देखें तो मायूसी तो लगती है क्योंकि जो अच्छे पोस्ट हैं उनकी संख्या या तो कम है या नहीं आ रहे हैं। जैसे सभी अभ्यर्थियों का सपना होता है कि एटलीस्ट एसडीएम बने, डीएसपी बने, तो आपने देखा कि पिछले बार भी नहीं था, तो मायूसी तो लगती है। लेकिन जो हमारे पास जिस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देकर पहले तो हमें ये फ़ोकस करना है कि हम उस काबिल हों, हम उस स्तर पर खुद को ले जाएँ कि अगर एक सीट भी आए तो उस वो सीट मेरा हो। अपने आप को उस काबिल उस स्तर पर लेकर आना है और कहना तो थोड़ा आसान होता है, करने में थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभ्यर्थी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, मैं सभी लोगों को यही शुभकामना दूँगा कि आप पूरे तरीके से लग जाएँ, मेहनत करें और सीट्स का तो अपने ऊपर है नहीं और सीट्स तो आएँगे। आज नहीं कल आएगा, आप एक बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो आपके अंदर भी वो एनर्जी रहता है, आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होता है कि आप अगली बार अगर कम सीट्स भी आए हैं उस पोस्ट के, तो आप उसको गेन कर सकते हैं। तो पहले और सबसे पहला जो है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करें, उसके बाद पोस्ट के ऊपर तो बाद में देखेंगे क्योंकि आपका 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 मोटिव ही यही है कि हमें इसको पास करना है। तो जब आपका मोटिव है, तो अगली बार भी हो सकता है कि आएगा पोस्ट, जिस समय आएगा उस समय ले लेंगे, क्या दिक्कत है? बट अभी पढ़ें और अपने आप को उस काबिल बनाएँ कि किसी भी तरीके का पेपर हो, कैसा भी हो, आप उसमें सक्सेसफुल सर एक अंतिम सर ये टेस्ट सीरीज़ जो है, वो कब से शुरू किया जाए? कितना उपयोगी होता है इस टेस्ट सीरीज़? देखिए अभी अब सेक्शनल टेस्ट लगाने का समय नहीं है, ठीक है? टेस्ट भी 2 तरीके का होता है, एक सेक्शनल टेस्ट होता है, एक फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो अभी अब जो समय है वो फुल लेंथ टेस्ट का समय है। आप अपने आप को बिल्कुल पेपर की तरह का पेपर सॉल्व करने का कोशिश करें। वीक में एट लीस्ट 1 या 2 अगर आप लगाते हैं तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट अच्छा रहेगा। एट लीस्ट 2 लगाइए। बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ अभ्यर्थियों को कि बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, इधर टेस्ट दे रहे हैं, उधर टेस्ट दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम को बचाएँ और अपना रिवीजन नोट्स पे दें। हाँ, लेकिन एकदम छोड़ने से भी नहीं है, एटलीस्ट 1 या 2 टेस्ट आप अगर वीक में देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन आप टेस्ट किस माहौल में दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, टेस्ट का क्वेश्चन टेस्ट के क्वेश्चन के साथ-साथ माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसी माहौल में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक सलाह दूँगा कि अगर आप अभी टेस्ट कहीं भी दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 1 घंटा और 40 मिनट में पेपर बनाने का। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे तो आपके पास अलग एडेड प्रेशर होगा। जैसे कि आप कहीं दूर से ट्रैवल करके जा रहे हैं, आपके पास कई बार कॉपी को वो देखने के लिए सिग्नेचर करने के लिए आपके ओएमआर शीट को सिग्नेचर रात भर सोए नहीं रहते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो 10-15 मिनट का कुशन आप लेकर चलें। यहाँ पर आप देते हैं तो क्लासरूम्स में एसी वगैरह होते हैं, वहाँ देते हैं तो वो चीज़ नहीं होता है। घर ही कई बार नहीं अवेलेबल होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए आप अपने आप को 1 घंटा 40 मिनट में प्रिपेयर करें कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप इतना खुद को डेवलप कर लें कि निश्चित रूप से आप सफलता को तो चंदन सर थे और चर्चा हुई है, आपको बता दें कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू सभी को लेकर हुई है। तो रणनीति बनाएँ और रणनीति को कड़ाई से पालन करें। समय आपके पास कम है क्योंकि बीपीएससी का अब पीटी जो है 2 महीना भी इसके लिए कम हो रहा है। पहले होता था, आपको बताएँ कि पिछले साल तक होता था कि लोग 1 महीना, डेढ़ महीना में पीटी की तैयारी कर लेते थे। लेकिन अब जो है पीटी के साथ-साथ आपको उसी समय मेंस भी करना है क्योंकि पहले ये भी होता था कि पीटी होने के 8 महीने, 10 महीने, 1-1 साल बाद मेंस होता था। अब है कि पहले से ही समय दे दिया जा रहा है। 15 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा और उसके देखिए कि 1 महीने से कम समय में आपका मेंस हो जाएगा। तो अब है कि ये स्ट्रेटजी आपको पीटी लेवल से ही रखनी पड़ेगी कि आपको मेंस लिखना है। तो उसी हिसाब से तैयारी करें और अगर आपको लगता है कि कोचिंग करना है या कुछ भी करना है, कुछ भी करें आप लेकिन पोस्ट निकालें क्योंकि ये पोस्ट जो है काफ़ी बहुमूल्य है। ये कुछ भी करने पर ये ओहदा जो बीपीएससी के द्वारा मिलता है, वो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए रणनीति बनाएँ और सर ने बताया और संपर्क भी कर सकते हैं आप सर से और आगे के लिए आपको शुभकामनाएँ हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।